वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जय प्रजापति, चैनल गोल्डन यंग माइंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th साइंस, जिसमें हम केमिस्ट्री वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, चैप्टर का नाम पढ़ के ये आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हम अपने जो सराउंडिंग में मैटर्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूँगा इस वाले पे, पदार्थ। तो यहीं से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ मीन्स मैटर, या फिर यहाँ कुछ लोग एक और नाम दिया गया है इसको, द्रव्य। अर्थात द्रव्य, पदार्थ या मैटर होता क्या है। तो बेसिक सी एक डेफिनेशन है। अगर जनरल लैंग्वेज में हम बात करें तो हमारे आसपास की चीज़ें जो हम अपनी नग्न आंखों की सहायता से देख रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं नग्न आंखों की सहायता से, वह भी क्या है, पदार्थ है। अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें, साइंस की लैंग्वेज में नहीं। बट अगर हम साइंस की लैंग्वेज में यही चीज़ पूछे कि पदार्थ क्या है या व्हाट इज मैटर, तो हम क्या कहेंगे, ब्रह्मांड या पृथ्वी पर स्थित, क्या बोल दे, पृथ्वी पर बोल देते हैं, पृथ्वी पर विद्यमान हर वह वस्तु, क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विद्यमान हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। सुनिएगा गौर से, क्या कहा है कि पृथ्वी पर विद्यमान हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है। अब अपने सराउंडिंग में या आसपास आप कोई भी चीज़ देख लीजिए और उसको इस डेफिनेशन से रिलेट करके देखिए। जैसे सपोज ये घड़ी है, या मैं हूँ, या ये मार्कर है, या ये जो व्हाइट बोर्ड है, या आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, तो सब लोग थोड़ा ना थोड़ा स्थान उन्होंने घेरा है या नहीं घेरा है, कि बिना स्थान घेरे हैं, अदृश्य हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर भी कुछ स्थान घेरा है और इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। क्लियर है कि नहीं है? देखिए कि पदार्थ हम किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, पृथ्वी पर विद्यमान हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, क्या कहलाती है, अपना मैटर कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। अब आप कहोगे कि ये भार क्या होता है, या जो स्थान घेरना है अर्थात आयतन बोल सकते हैं हम लोग, तो ये आयतन क्या है। यही क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कि यार जो भार है ये भार क्या है या आयतन क्या है। तो हम भार की बात कर लेते हैं, वेट। तो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी पर विद्यमान है और उस वस्तु पर अगर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या लगाए, बल। सुनिएगा कि पृथ्वी पर विद्यमान वस्तु, कोई वस्तु है जो कहां पर विद्यमान है, पृथ्वी पर विद्यमान है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर विद्यमान होती है या पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु जिसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, केंद्र की ओर आकर्षित करती है, जिस बल से केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। सुनिएगा कि पृथ्वी पर कोई वस्तु विद्यमान है और पृथ्वी क्या करेगी, उस वस्तु को आकर्षित करेगी, कहाँ, अपने केंद्र की ओर। तभी तो हम यहाँ पे टिके हुए हैं, नहीं तो हम उड़ते ना, कोई फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा होगा। तो जब कोई फोर्स अप्लाई होगा कहाँ, सेंटर की तरफ, किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। इसका एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, W बराबर mg। तो इसको हम सामान्यतः अगर बात करें कि भार को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, जहां इसका फॉर्मूला क्या है, W बराबर mg। और अगर भार की बात करें तो ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। मतलब कि देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर कोई वस्तु 600 किलो की है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि यहाँ पे कोई वस्तु कितने हैं, 600 kg की है। अगर इसी वस्तु को हम कहाँ पे ले जाएं, चंद्रमा पे ले जाएं, चंद्रमा मतलब मून पे ले जाएं, तो क्या उसका वेट सेम रहेगा। सोचिएगा कि पृथ्वी पे कोई वस्तु है जिसका वेट 600 kg है, अगर हम उस वस्तु को मून पे ले जाएं तो क्या सेम वेट रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पे इसका वेट कितना हो जाएगा, 6
कुछ 100 kg, कितना हो जाएगा 100 kg। तो हम बोल सकते हैं कि जो भार होता है, किसी भी वस्तु का भार होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सुनिएगा, इसका जो भार होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी वस्तु का भार। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि अलग अलग स्थानों पर किसी वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा पे आपने देख लिया है कि यहाँ पे 100 kg होगा, तो अपने पृथ्वी पे कितना हो जाएगा, 600 kg हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं कि नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं आयतन की, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, या फिर आप कहें कि m के बारे में नहीं बताया हमें, तो m के बारे में भी सुन लीजिए, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान है, मतलब मास। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का जो वास्तविक मात्रा बोल सकते हैं, कि जैसे कोई भी वस्तु है और वह वस्तु जिन चीजों से मिलकर बनी है, उसकी मात्रा को ही, उसके वेट को ही क्या कहेंगे, द्रव्यमान करेंगे। अगर आप डेफिनेशन की बात कर लें तो क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का वह गुण, क्या बोलेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जो किसका तो विरोध करती है, त्वरण का विरोध करती है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि किसी वस्तु का वह गुण जो त्वरण का विरोध करे, उस वस्तु का क्या कहलाए, कि द्रव्यमान। अगर सामान्य लैंग्वेज में समझना चाहें तो कोई वस्तु जिन चीजों से मिलकर बनी होती है, उनका जो वेट होगा वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है उसका। और जो द्रव्यमान होता है अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नहीं होता है, क्योंकि इसमें जी ऐड नहीं होता। लेकिन जब अपन लोगों ने इसमें जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो भी सकती है इसकी, लेकिन अनुमान लगाया गया, औसत एवरेज इतना ही निकल के आता है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। जब इसको द्रव्यमान में इसको ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया, अपना भार हो जाता है। तो जैसे अगर हमने बात की कि आपका वेट कितना है, तो आप कहोगे 60 किलो या 70 किलो, तो ये किस में इंक्लूड कर लिया अपन लोगों ने, इसमें जी इंक्लूड है। अगर जी को हटा के बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, द्रव्यमान होगा। वैसे ये क्या है, भार है। द्रव्यमान क्लियर हो गया, आपका भार क्लियर हो गया। एक और है, वो क्या है, आयतन। तो सुनिएगा, आयतन मतलब वॉल्यूम। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, क्या, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। समझिए, किसी वस्तु द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है, उस वस्तु का क्या कहलाता, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है, उस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। बताइए ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं है आपकी। अब क्लियर हो चुकी हैं चीजें, तो इनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कीजिए, फिर इनको इरेज करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये नोट डाउन हो गया होगा, स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है तो ले चुके होंगे आप। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। तो अब हम तीन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, द्रव्यमान के बारे में, आयतन के बारे में, और वस्तु के भार के बारे में, और मैटर के बारे में भी बात कर चुके हैं कि मैटर आखिरकार होता क्या है। बताइए यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। अब इनका हम वर्गीकरण देख लेते हैं कि इनका जो वर्गीकरण किया गया है, पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। अगर इनका वर्गीकरण किया जाए तो भौतिक और रासायनिक आधार पर किया गया है। देखिएगा कि भौतिक और रासायनिक, मतलब फिजिकल और केमिकल बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। अगर फिजिकल बेसिस पे देखें तो इनको पुनः तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। अगर इनको देखा जाए यहाँ पे तो ये तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया है हम लोग। तो समझिएगा कि जो मैटर है या जो पदार्थ है, इनको किन बेसिस पे, दो बेसिस पे डिवाइड किया गया, फिजिकल और केमिकल, मतलब भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे। अगर भौतिक गुण के देखें तो ठोस, द्रव, गैस में बांटा गया है पदार्थ को, और रासायनिक में तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इनको क्लियर कर लें कि ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। इनकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लें कि ठोस की डेफिनेशन क्या होती है, द्रव की डेफिनेशन क्या होती है, और गैस की डेफिनेशन क्या होती है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम इन सबको क्लियर कर लेंगे।
तो नोट डाउन कीजिए, या जो भी करना है आपको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूँ। तो देखिए मैं ठोस, द्रव, गैस और इन तीनों को एक ही बार में क्लियर कर दूंगा आपका, ठीक है। जब एक बार में क्लियर कर दूंगा तो सारी चीजें सुनते जाइएगा बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इनको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा जिससे आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा की बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। तो ठोस का आप सभी लोग सुनते ही आए होंगे कि जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है इसको पदार्थ कहते हैं। अब ठोस में क्या होगा, आपने देखा होगा इसका आकार और आयतन सब चीजें निश्चित रहती हैं। बताइए रहती हैं कि नहीं रहती हैं। जैसे आपके पास कोई एक लोहे की गेंद है या कंचा है, मार्बल है आपके पास, तो क्या आप उस पर प्रेशर लगा के उसके शेप को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसका शेप नहीं परिवर्तित कर सकते। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि उसका आकार निश्चित है। या उसको आपने कहीं पे रख दिया तो क्या अपने आप उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा? मतलब आज अपन लोगों ने ठोस में रखा, कल देखा तो वो बह गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी के बेसिस पे इनकी डेफिनेशन दी गई कि ठोस किन्हें कहते हैं, तो जिनका आकार, सुनिएगा गौर से, आकार व आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या? कि जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, या आपके पास कोई छड़ है लोहे की, वो हो गई है, आपकी साइकिल, आपका मोबाइल, ये सारी चीजें क्या है? सॉलिड है, ठोस है। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? फिर अपन लोग अगर बात करें द्रव की, लिक्विड्स की, तो इनका आकार तो अनिश्चित रहता है। अब आप कहेंगे क्यों अनिश्चित रहता है? बट आयतन निश्चित रहता है। सुनिएगा कैसे। जैसे आपके पास पानी है एक गिलास में, तो वो अभी गिलास के शेप में, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाउल में डाल दिया, मतलब कटोरे में डाल देंगे आप, तो उसका शेप परिवर्तित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर अगर उसी को आपने पाइप में डाल दिया या फिर जमीन पे फैला दिया, तो उसका आकार कंटिन्यूस क्या हो रहा है? परिवर्तित होते जा रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं है? तो इसलिए इसका जो आकार है वो कैसा है? अनिश्चित है, लेकिन आयतन कैसा है? निश्चित है। क्लियर है कि नहीं है? अब गैस की बात कर लें तो ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना ही आयतन, मतलब आकार व आयतन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है कि नहीं है? परिभाषा इनकी देख ली, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि आप देखिएगा अगर गैस को अगर अपन लोग छोटी सी डिब्बी में भरेंगे तो उस एरिया को कवर करेगी, मतलब उस वॉल्यूम को कवर करेगी। अगर अपन पूरे कमरे में फैला देंगे, पूरे कमरे में भरेंगे, तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। थोड़ी चाहिए, देखा होगा आपने, जैसे खुशबू, किसी के घर पे खाना बनता है, किसी के यहाँ पे खुशबू आती है, बढ़िया बढ़िया खुशबू, भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबुआं लेते हैं आप। तो यही है कि इसका आकार तो निश्चित होता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं, बलून में भरोगे तो बलून जैसा हो जाएगा, या किसी पाइप में भरोगे तो पाइप, अगर सिलेंडर में भर दिया तो सिलेंडर जैसे। अब इसका आयतन भी आप समझ चुके हैं कि अगर आयतन मतलब घेरा गया स्थान, तो अगर कमरे में थोड़ा सा गैस लेंगे तब भी पूरे में खुशबू आएगी, अगर किसी डिब्बी में लेंगे तो वहां पे भी, अगर किसी बड़े हॉल में ले लिया तब भी वहां पे। तो यहाँ चीजें आप समझते जा रहे हैं कि नहीं जाते जा रहे हैं कि जो परिभाषा है आकार एवं आयतन निश्चित है, यहाँ पे आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। यहाँ पे आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित है। अब हम इसकी देखेंगे व्यवस्था, अणुओं के आधार पर अणुओं की व्यवस्था, मतलब जो ठोस होते हैं, ठोस में अणुओं की व्यवस्था किस प्रकार होती है। तो आप सभी लोग इस डायग्राम से तो भली भांति परिचित होंगे कि जो ठोस होते हैं इसमें जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। अगर यही चीज हम लोग देखें द्रव में, तो ये क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर यही चीज हम देखें किसमें? गैस में, तो बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे आपने देखा जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? निकट स्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अणु जो होते हैं निकट स्थित होते हैं। और किस रूप में होते हैं? त्रिविम जालक के रूप में। समझिएगा कि त्रिविम जालक के रूप में, जैसे कोई वस्तु है, आपके पास कोई घन है या घनाव है, तो आप देखेंगे वो लंबाई भी है, उसमें चौड़ाई भी है और ऊंचाई। जैसे ये कमरा भी है आपके पास, तो उस कमरे के कोने को देखिएगा तो आपको 3 एक्सिस दिख जाएंगे, एक्स, वाई और जेड।
समझ रहे हैं आप, जिसको आपको x मानना है x मान लीजिए, y और z जो भी आप चाहें। तो 3 एक्सेस दिख गई, मतलब वो ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। तो त्रिविम जालक मतलब तीनों प्रकार से ये घेरेगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अणु निकट निकट, देखो अणु निकट होते हैं कि नहीं होते, नहीं तो अपन लोग इसके आसानी से ये बह जाएगा कहीं पे भी। तो इससे क्या ज्ञात हो रहा है कि जो अणु हैं वो निकट 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 हैं और किस रूप में है, त्रिविम जालक के रूप में। अब जब अणु निकट हैं तो इनके बीच जो कार्य करने वाला क्या होगा, अंतरा आणविक बल। सुनिएगा, अंतरा आणविक बल वो कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाई का मतलब समझ रहे हो आप, इनका जो अंतरा आणविक बल होता है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जब अंतरा आणविक बल इनका ज्यादा हो जाएगा तो इनके बीच का जो स्थान होगा, अंतरा आणविक स्थान, वो कैसा होता है, नाम मात्र का होता है। मतलब इनके बीच में स्थान होता ही नहीं है। समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे? देखिए ठोस जो होते हैं, ठोस में अणु कैसे हैं, पास पास हैं, तो इनके अंतरा आणविक बल बढ़ जाएगा, लेकिन स्थान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये किस रूप में होते हैं, त्रिविम जालक के। यहाँ पे आकृति देख के आप, अनुमान चित्र देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक जो बल है वो ठोसों के कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्या है, कम। किसके कंपैरिजन में, ठोस। मतलब अगर इससे कंपेयर करें इनका तो इनके में कम है, लेकिन जो अंतरा आणविक स्थान है वो ठोसों के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, कि नहीं देख सकते हैं, डायग्राम में आप भली भांति परिचित हो सकते हैं कि यहाँ पे पास पास है और यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है। अगर यही बात हम इसमें कर लें, गैस में, तो यहाँ पे जो अंतरा आणविक बल होता है वो नाम मात्र का ही हो जाता है और जो बीच का स्थान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं है? मतलब जो अणुओं की व्यवस्था होती है इसमें सबसे कम, इसके बीच का जो स्थान होता है वो नाम मात्र का, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा। इनके बीच में बल जो कार्य करता है वो सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इनके बीच में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इनमें बल नाम मात्र का है, इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा। लेकिन इनके बीच का जो स्थान है वो इसमें है होता ही नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा स्थान होता है। क्लियर है कि नहीं है? अब हम इसके गुण को देखेंगे, संपीड़िता। संपीड़िता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, मतलब अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो जैसे समझिए, जैसे ठोस है तो ठोस यही है, अगर आप इसको प्रेशराइज करेंगे तो क्या इसका आकार परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ। आप एक लोहे की गेंद लाइए और उसको प्रेशराइज कीजिए हाथों की सहायता से, क्या हो सकता है? नहीं हो रहा है। आप कंची ले आइए तो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो संपीड़िता का गुण होता है ठोसों में वो क्या होता है? बहुत कम। क्या होता है? बहुत कम। मतलब बल लगाकर इनका आयतन परिवर्तित किया जा सकता है तो क्या किया जाता है? बहुत कम। या फिर अपन लोग सीधा बोल दें, नहीं, मतलब इनका गुण परिवर्तित नहीं होता, मतलब इनमें संपीड़िता का गुण पाया ही नहीं जाता है। बताइए आपके पास कोई ऐसा ठोस है जो जिसमें संपीड़िता का गुण पाया जाए? पॉसिबल ही नहीं है। है पॉसिबल क्या? बताइए, नहीं है ना? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि जो ठोस होते हैं उसमें संपीड़िता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव लिक्विड में ये क्या होता है? पाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं बहुत कम, बट किससे ज्यादा? ठोसों से ज्यादा द्रव में गुण पाया जाता है, क्योंकि जब इस पर प्रेशराइज करेंगे तो इनका आकार परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर यही गैस की बात कर लें तो ये क्या होता है? सबसे ज्यादा। मतलब अगर इनके आकार की अगर अपन लोग बात करें तो इन पर प्रेशराइज करके इनका आकार को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस संपीड़िता का गुण आपको समझ में आ गया होगा। संपीड़िता मतलब किसी वस्तु पर बल लगा के उसके आयतन को परिवर्तित करना। क्लियर है कि नहीं है? ये गुण आप समझ चुके होंगे इन तीनों में, या फिर नहीं? बताइए, ये समझ चुके हैं। अब देखिए, गर्म करने पर प्रसार, मतलब आप पहले ठोसों को गर्म कीजिए। गर्म करने का मतलब समझ, जैसे लोहे की रॉड है, आप उसको आग में रखिए, उसको गर्म कीजिए, तो क्या बिल्कुल पिघल के चली जाती है बाहर को? नहीं जाती है ना, या कहीं दूर को चली गई? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो ठोस होते हैं अगर उनको गर्म किया जाए, बहुत अधिक तापमान पे भी गर्म किया जाए, तो नाम मात्र ही पिघलते हैं, या फिर पिघल जाते हैं, पूरे जल जैसा बन जाता है। जब बहुत अधिक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तब पिघलते हैं, लेकिन सामान्य टेम्परेचर पे अगर गर्म किया जाए तो ये क्या होते हैं? बहुत कम पिघलते हैं। तो हम बोल सकते हैं गर्म करने पर प्रसारण में क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही हम बात द्रव की कर लें तो ये क्या होता है? ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। किससे ज़्यादा? ठोसों से ज़्यादा। अगर यही बात गैसों की कर लें तो क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा। अब लास्ट पॉइंट बचा है घनत्व। घनत्व मतलब डेंसिटी, मतलब कितना गाढ़ा है या कितना गाढ़ा नहीं है।
तो अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस गाढ़े होते हैं कि नहीं होते हैं? बहुत गाढ़े होते हैं भैया। क्या ये पिघल बह रहे हैं कहीं पे? अगर बहते हैं तो मान सकते हैं कि कम गाढ़े हैं, लेकिन ठोस ही एक जगह पर रखा है तो एक ही जगह पर रखा है, मतलब उसमें व्यवस्थित अणुओं की जो व्यवस्था होती है वो हाई होती है कि नहीं होती है? तो हम बोल सकते हैं कि जो ठोस में घनत्व का गुण होता है वो कैसा होता है? उच्च होता है। और हम बात कर लें अगर द्रव में, तो ठोसों से कम। और अगर हम यही बात गैसों में कर लें तो क्या बोल देंगे? सबसे कम। बताइए यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है? अगर आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लेना, दोबारा से देख लेना, फिर आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर जो हो सकता है आपसे कीजिए। और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।